students, today we are going to start with two theories, Darwin's theory of natural selection and Lamarckism, or Lamarck theory it is called as. Darwin theory of natural selection क्या है? तुम लोग को मैंने किसी वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है. नेचुरल सिलेक्शन मीन्स व्हाट? नेचर ने किसी ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट किया है फॉर फर्दर जनरेशंस टू सर्वाइव, उसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन. मतलब आगे सर्वाइव करने के लिए नेचर ने अगर सिलेक्ट किया है किसी स्पीशीज को तो वो आगे सर्वाइव करेगी. जिस स्पीशीज को नेचर ने सिलेक्ट नहीं किया वो स्पीशीज आगे जाकर सर्वाइव नहीं करेगी. नेचर कैसे सिलेक्ट करेगा? कुछ होना चाहिए ना नेचर के पास सिलेक्ट करने के लिए. ओके, सो हाउ डज नेचर विल सिलेक्ट? नेचर कौन है सिलेक्ट करने वाला, या नेचर कैसे सिलेक्ट करता है? भगवान इज नॉट व्हाट, लाइक भगवान ने बोला नहीं ह्यूमंस बहुत टाइम तक रहेंगे, जिंदा तो रहेंगे, ऐसा नहीं है. इन साइंस वी डू बिलीव नेचर एज गॉड. तो गॉड ने हमें सिलेक्ट किया है या नेचर ने सिलेक्ट किया, इट इज वन एंड द सेम. डार्विन ने एक बुक लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. उस बुक में उन्होंने ये मेंशन किया है कि ऑलवेज देयर इज नेचुरल सिलेक्शन, जिसके वजह से एवोल्यूशन होता है. अगर नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा तो एवोल्यूशन भी नहीं होगा. और नेचर कब सिलेक्ट करेगा हमें? नेचर क्या ऐसे नहीं हमारे फेवर में नहीं बोलेगा चलो ह्यूमंस बहुत अच्छे हैं ह्यूमंस को सिलेक्ट करो. उल्टा ह्यूमंस को कभी सिलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ह्यूमंस क्या करते हैं, पूरे नेचर को हम डिटोरिएट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं ना, पल्यूट कर रहे हैं. तो नेचर ने इस हिसाब से हमें सिलेक्ट नहीं करना चाहिए. बट नेचर इज नॉट गॉड और नॉट एनी पर्सन, वो कोई इंसान नहीं है हमें सिलेक्ट करने के लिए. नेचर सिलेक्शन का मतलब है या नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है अगर हम इस एनवायरनमेंट में रहने लायक हैं, मतलब अगर हम लोग इस एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को या खुद के बॉडी में कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं या खुद को अडेप्ट कर सकते हैं नेचर के हिसाब से, तो नेचर हमें सिलेक्ट करेगा. मतलब हम आगे सरवाइव कर पाएंगे. व्हाट एम आई सेइंग इज, अगर हम लोग नेचर के हिसाब से, मतलब क्या, नेचर के अकॉर्डिंगली खुद को चेंज करेंगे, खुद में एडेप्टेशंस लाएंगे, एडजस्ट करेंगे, तो नेचर हमें जरूर सिलेक्ट करेगा. एंड दैट इज व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन. तो डार्विन ने यही कहा है कि अगर हम नेचर के हिसाब से एडेप्ट होते हैं तो हम आगे नेचर में सरवाइव कर सकते हैं. ओके, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो डार्विन ने नहीं कही. And these things what Darwin did not said became the objections of Darwin's theory. डार्विन ने वो सब एक्सप्लेन नहीं किया है, इसीलिए ऑब्जेक्शंस है थियरी के. कुछ ऑब्जेक्शंस मतलब क्या? थियरी के कुछ नेगेटिव एडवांटेजेस कुछ से, ओके, या नेगेटिव पॉइंट्स जो डार्विन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसके वजह से हम ये नहीं कह सकते कि डार्विन की थियरी इज द मोस्ट थियरी जो एवोल्यूशन करती है. ऐसा नहीं है. कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां पर डार्विन ने एक कहा है कि नेचुरल सिलेक्शन होता है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां पर डार्विन ने कुछ भी नहीं कहा, उस रिलेटेड कुछ नहीं बताया है. जैसे द वेरी फर्स्ट इज, सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ही एवोल्यूशन को सपोर्ट करता है ऐसा नहीं है. ओनली नेचुरल सिलेक्शन की वजह से एवोल्यूशन होता है, दिस इज नॉट द थिंग. सो इट इज नॉट द ओनली फैक्टर ऑफ एवोल्यूशन. नो मेंशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस कैरेक्टर्स. जैसे अगर समझो इट इज सेड दैट कि कुछ थियरीज ऐसी हैं जहां पर बोला गया है हम लोग आगे जाकर एलियंस बनेंगे. मतलब जो एलियंस है वो हमारा फ्यूचर है. ओके, एलियंस कैसे दिखते हैं अभी तुमने देखा नहीं होगा, बट जादू को ही इमेजिन कर लो ना. सिर बहुत बड़ा, आंखें बहुत बड़ी, कान नहीं, उसको सिर्फ ओपन स्पेसेस है, और हाथ कुछ इस तरह से है. करेक्ट? ओनली दिस 3. तो हम लोग ब्रेन बहुत यूज करते हैं और आगे जाके बहुत यूज करेंगे फ्यूचर में, इसलिए उसका साइज बड़ा हो रहा है. हम लोग बहुत ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसलिए हमारे आंखें बड़ी होंगी. हम लोग ईयरफोन्स लगा के, आजकल देखो बहुत लोग ईयरफोन्स लगा के सुनते हैं सब कुछ. हम लोग का सुनने का कैपेसिटी तो रहेगा, बट हमें ईयर पिना की कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो वो भी नहीं होगा.
हम लोग को 5 फिंगर्स की जरूरत ही नहीं है एक्चुअल में, वी कैन यूज 3 एंड वी कैन डू आवर वर्क। तो ये ऐसे हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे यू कुड से। सो धीरे धीरे हम लोग नेचर के हिसाब से खुद को चेंज करेंगे। तो जो ऑर्गन्स यूज हो रहे हैं वो तो इवोल्यूशन होगा उसका। जैसे हम लोग फिंगर्स बहुत ज्यादा यूज करेंगे, हेड यूज करेंगे, आईज यूज करेंगे, तो उसका एवोल्यूशन होगा, चेंज होते रहेंगे। लेकिन यूजलेस कैरेक्टर्स क्या, जैसे अपेंडिक्स हम यूज नहीं करते, वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसके बारे में उसने कुछ नहीं बोला। विजडम टूथ वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसके बारे में उसने कुछ नहीं बोला। करेक्ट। सो यूजफुल और यूजलेस कैरेक्टर्स के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, इसलिए ये भी एक ऑब्जेक्शन है थियरी का। थर्ड इज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ स्लो एंड एब्रप्ट चेंजेस। कुछ चेंजेस स्लो होते हैं, कुछ चेंजेस फास्ट होते हैं, तो उनके बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया है। सो उन्होंने बराबर बोला है कि नेचुरल सिलेक्शन है, नेचर सिलेक्ट करता है, बट ये चीजें नहीं बताई है उन्होंने। सो दीज आर द ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट द थियरी। नाउ देन came Lamarck. Lamarck was the scientist. He also was studying evolution and was giving many theories of evolution. One theory of evolution was very famous and that was named as Lamarckism. एक थियरी थी लेमार्क की जो बहुत फेमस हुई, and that theory is theory of acquired characters. ओके, अब क्या है ये थियरी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की? उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया है जिराफ। जिराफ का एक्चुअल जो नेक का साइज था पहले, इट वाज स्मॉल, ओके, बट क्योंकि तभी प्लांट्स भी छोटे थे, तो वो अगर नेक को ऊंचा करके खाता था तो प्लांट्स छोटे, तो वो नॉर्मल इसमें खा लेता था। बट जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ, सराउंडिंग चेंज हुई, वैसे वैसे वो ट्रीज का हाइट बढ़ने लगा, डेसिडियस फॉरेस्ट होने लगा, ओके, तो उनको नेक को ऊपर उठाना पड़ा, मतलब थोड़ा सा पोजीशन चेंज करना पड़ा ताकि वो लोग लीफ को तोड़ के खा सके। फिर जैसे 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 ट्रीज चेंज होते गए और हाइटेड होते गए, टॉल होते गए, तो उनका नेक का साइज भी, वो जैसे जैसे नेक ऊपर करते थे ना, वैसे वैसे उनके नेक का साइज बढ़ते चला गया, और जनरेशन टू जनरेशन उनके नेक का साइज बड़ा होने लगा। And today you see the giraffe is the longest neck ever you have seen in any animal. So it is because उसका size पहले छोटा था, but due to the changes in surrounding and environment or in nature, the neck of the giraffe also changed or the size of the neck changed, क्योंकि उसको survive करना है। Imagine करो अगर उसने size change नहीं किया होता तो वो ऊपर ऐसे खा ही नहीं पाता ना, तो एक्सटिंक्ट हो जाते थे जिराफ, गायब हो जाते थे। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उन्हें सरवाइव करना है नेचर में, उनको कंपटीशन में रहना है, इसीलिए उन्होंने नेक को लॉन्ग करते 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 नेक का साइज बढ़ने लगा। दैट इज व्हाट इज लेमार्किज्म। अंडरस्टूड? ऐसा ही एग्जाम्पल देती हूं, तो लेमार्क ने हमें जिराफ का एग्जाम्पल दिया है, ऐसे दूसरे एग्जाम्पल्स देती हूं। स्नेक, इट वाज सेड दैट स्नेक्स डज नॉट हैव, like now it is said that snake does not have legs, but snake को पहले legs थे। धीरे 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 उन्होंने burrowing capacity, मतलब crawling burrowing करने का capacity gain कर लिया, तो legs का कुछ use ही नहीं है, तो legs क्या हो गए? चले गए। extinct नहीं बोल सकते, but it was vanished off, the character was not seen, okay, organs were not there. same way iron smith देखा है, वो लोखंड का काम करते हैं ना, ठोकते हैं, फिर वो ऐसा व्हाट यू से लोखंड की चीजें बनाते हैं। उनको कभी देखो, उनका जो कंधा होता है या हाथ होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा वही काम करते हैं, पता नहीं कितने सालों से दे आर डूइंग द वर्क, सो उसकी वजह से उनका हाथ बहुत स्ट्रांग हो जाता है। सो जो काम हम कंटिन्यूस करते रहते हैं, जो ऑर्गन कंटिन्यूस काम करते रहता है, वो ऑर्गन चेंज होकर स्ट्रांग बनने लगता है, या तो स्ट्रांग बनने लगता है तो वैनिश होने लगता है, ऐसा। सो कुछ कैरेक्टर्स हम एक्वायर्ड करते हैं बाय कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर ऑर्गन, ओके। तो आयरन स्मिथ का हाथ समझ लो, या तो फिर स्नेक के लेग्स गायब हो गए क्योंकि उसका कुछ यूज ही नहीं था, ओके। वैसे ही ऑस्ट्रिच का और इमू का नेक, उनका नेक का कुछ यूज ही नहीं है ना। ऑस्ट्रिच का नेक का कुछ यूज नहीं है, इमू के नेक का कुछ यूज नहीं है, उनकी बॉडी बहुत बड़ी होती है, तो नेक वो लोग यूज नहीं करते। धीरे धीरे उनका नेक अभी वीक होने लगा है,
तो अभी जो जनरेशन आ रहे हैं ऑस्ट्रिच और ईमू में, उनके नेक का कैपेसिटी इज टू वीक. वाई? बिकॉज उनके जनरेशन में नेक यूज ही नहीं होता है कहीं पर. सेम वे स्वैम्स और डक्स, दे टेंड टू स्विम. ओके, तो स्विमिंग करने के टाइम पे दे यूज द बॉडी बट नॉट द लेग्स. सो लेग्स का उनको ज्यादा यूज ही नहीं है क्योंकि वो स्विम करते हैं पानी में. अंडरस्टूड? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का थियरी, मतलब लेमार्क का थियरी कहीं ना कहीं मैच करता है. एंड दिस थियरी इज कॉल्ड एज थियरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. लेमार्क ने उसे हमें बताया, इसीलिए दिस थियरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेमार्किज्म थियरी. ओके, नाउ इसके वजह से हमें बहुत सारी चीजें जो डार्विन ने नहीं एक्सप्लेन की ना, वो पता चली हैं. सो वेयर डार्विन वॉज फॉलिंग समवेयर बैक, दैट पर्टिकुलर थिंग लेमार्क सेड. सो इसलिए हम डार्विन ही सही है और लेमार्क ही सही है ऐसा नहीं बोल सकते. बट हम डार्विन को जरूर फादर ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं क्योंकि इसके अलावा भी उसने बहुत कुछ किया एवोल्यूशन में. बट फिर भी जहां पर जिस पॉइंट्स पर डार्विन ने कुछ नहीं कहा, वहां पर लेमार्क हैज गिवन हिज ओन थियरीज. अंडरस्टूड दिस मच? आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्पीसिएशन. नाउ स्पीसिएशन होता क्या है? फॉर्मिंग न्यू स्पीशीज. क्या कहा मैंने? व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी? स्पीसिएशन. क्या होता है स्पीसिएशन? फॉर्मिंग न्यू स्पीसीज. तो नए स्पीशीज बनना इज कॉल्ड एज स्पीसिएशन. कैसे बनते हैं नए स्पीशीज? इमेजिन करो कि एग्जाम्पल देती हूं. एक बहुत बड़ा माउंटेन है फॉर एग्जाम्पल. ओके, अब इस बहुत बड़े माउंटेन में बीच में से समझो यहां से वाटरफॉल स्टार्ट हो गया. ओके, अब वो वाटरफॉल कम, लेकिन वो रिवर ज्यादा बनने लगा क्योंकि उसको कोई एक रिवर की ट्रिब्यूटरी आके जॉइंट हो गई. तो माउंटेन सेपरेट हुआ बिकॉज ऑफ रिवर. रिवर आने से पहले पूरा माउंटेन एक था, तो सारे ऑर्गेनिजम्स यहां वहां जा सकते थे. बट अब रिवर आने की वजह से ए स्पीशीज और बी स्पीशीज अलग हो गए. अब ए स्पीशीज यहां नहीं जा सकते हैं, बी स्पीशीज यहां नहीं जा सकते हैं. इसका मतलब ए स्पीशीज बी स्पीशीज के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है. तो जो भी ऑर्गेनिजम्स ए प्लस बी से बनते थे वो ऑर्गेनिजम्स नहीं बनेंगे. तो यहां का पॉपुलेशन नहीं तो यहां का पॉपुलेशन कम हो जाएगा. सेम वे बी प्लस सी, बी प्लस ए, उनके भी ऑर्गेनिजम्स नहीं बनेंगे. तो यहां से ऑर्गेनिज्म इसके साथ रिप्रोडक्शन करने नहीं जा सकते हैं क्योंकि बीच में नदी है. तो वो ऑर्गेनिजम्स भी कम हो जाएंगे और एक टाइम आएगा जब ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. लेकिन उसी टाइम पर यहां पर ये आइसोलेट हो गए हैं, यहां पर ये आइसोलेट हो गए हैं. अब यहां के जो स्पीशीज है ए, वो यहां पर ही इसी एरिया के स्पीशीज के साथ रिप्रोडक्शन करेंगे. तो यहां पर कोई दूसरा नया स्पीशीज बनेगा, समथिंग न्यू विल बी फॉर्म्ड. सेम वे बी आइसोलेट हुआ है, तो इसी आइसोलेटेड रीजन में कोई नए स्पीशीज बनेंगे यहां पर भी. ओके, सो जहां पर एक्सटिंक्शन हो रहा है, स्पीशीज गायब हो रहे हैं, वहां पर ही नए स्पीशीज भी तो बन रहे हैं. और नए स्पीशीज बनना ही क्या होता है? स्पीसिएशन. सो ये एक मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया है. किसके रिलेटेड एग्जाम्पल है? ज्योग्राफिकल बैरियर के रिलेटेड. मतलब माउंटेन है, उसके बीच में रिवर आ गई, तो ये ज्योग्राफिकल कैरेक्टर्स हो गए ना. तो रिवर आने की वजह से एक बैरियर बन गया, रुक गया वो पूरा पोर्शन, और दो पोर्शंस आइसोलेट हो गए. सो ये ज्योग्राफिकल बैरियर हो गया. ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, और रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है इसलिए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया. ये वाले यहां पर रिप्रोडक्शन करेंगे, ये वाले यहां पर ही रिप्रोडक्शन करेंगे. सो इसकी वजह से नए स्पीशीज बनेंगे एंड दैट इज कॉल्ड एज स्पीसिएशन. Understood what I'm saying? Okay,
So what we have seen, Darwin's theory of natural selection, but there are few objections which were covered by Lamarck, called as Lamarck's theory or theory of acquired characters. Then we have seen one more topic which is called as speciation, means formation of new species. Done? And ये मैंने थोड़ा explanation दिया how does the new species are formed. Okay? Now, in the next video, we shall see the last topic of the chapter, and that is human evolution. कैसे हम evolve हुए, कितने साल पुराना हमारा ancestor है और कैसे ancestors के through हम आए हैं. Okay? So, stay tuned for that. Study well. Thank you.